नमस्कार मित्रों, हमारी आज की वीडियो का विषय है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी। कल शाम को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके ऊपर ईडी ने कुछ आरोप लगाए हैं। उन आरोपों में कितनी सत्यता है, कितनी अभद्रता है, कितना शोषण है और कितना दबाव है, यह आप लोग भली प्रकार जानते हैं। और जो नहीं जानते हैं वह बेचारे हैं। अरविंद केजरीवाल वही व्यक्ति हैं जिन्होंने 2010 में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बाबा रामदेव, अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल, इन तीनों की तिकड़ी ने कांग्रेस के विरुद्ध माहौल बनाया और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता तक पहुंचाने में मदद की। बाबा रामदेव को सत्ता मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उनके व्यापार में व्यस्त कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के स्थान पर यदि मोदी के चाणक्य मैं बोलूँगा तो अधिक उचित रहेगा, क्योंकि मोदी और भारतीय जनता पार्टी इस समय राजनीति में सक्रिय हैं ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी तो बिल्कुल भी सक्रिय नहीं है। जो कुछ सक्रियता दिखाई पड़ रही है वह मोदी के चाणक्य की दिखाई पड़ रही है। और मोदी के चाणक्य के बारे में मैं आप लोगों को अपनी पहली वीडियो में भी दिखा चुका हूँ कि मोदी के चाणक्य अमित शाह नहीं हैं, वह है अजीत डोभाल और अजीत डोभाल की संस्था विवेकानंद फाउंडेशन। तो बाबा रामदेव जी को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में उपयोग किया गया, उनको व्यापारिक लाभ दिया गया और उनको राजनीति से अलग कर दिया गया। अब बाबा रामदेव जी राजनीतिक विषयों पर कोई वक्तव्य नहीं देते। अन्ना हजारे कुंभकर्ण की नींद में सो गए। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने के बाद, जनता में भारतीय जनता पार्टी की छवि बनाने के बाद, और भारतीय जनता पार्टी यही अरविंद केजरीवाल से भी अपेक्षा करती है, अथवा उन्होंने अरविंद केजरीवाल के बारे में भी यही सोचा होगा कि यह भी अपने सामाजिक कार्यों में व्यस्त हो जाएंगे। तो लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अरविंद केजरीवाल स्वयं राजनीति में आ गए। दिल्ली की जनता ने उनको स्वीकार भी किया और यही भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी समस्या रही। भारतीय जनता पार्टी अपने समकक्ष किसी को राजनीति में प्रवेश नहीं करने देना चाहती। अरविंद केजरीवाल को आज गिरफ्तार किया गया है। उनकी गिरफ्तारी के पीछे मुख्य उद्देश्य है आम आदमी पार्टी को समाप्त करना, क्योंकि वह दिल्ली के बाद पंजाब में भी सरकार बना चुकी है, गुजरात में भी बहुत से वोट उसको मिल रहे हैं और गुजरात में यदि कोई प्रवेश करेगा तो उसका यही हश्र होना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मोदी के चाणक्य और मोदी की सारी राजनीति गुजरात से शुरू होती है और गुजरात में ही ख़त्म हो जाती है। उसका प्रभाव पूरे देश में अथवा दुष्प्रभाव पूरे देश को देखना पड़ता है, झेलना पड़ता है। चुनाव है, 2024 के चुनाव जिस स्थिति में हो रहे हैं, जिस परिस्थिति में करवाए जा रहे हैं, यह भी अपने आप में एक इतिहास रहेगा। कांग्रेस के सारे अकाउंट, बैंक अकाउंट सील हैं। वह किसी प्रकार के खर्चे को करने के लिए एक एक पैसे के लिए मोहताज हो गई है। ऐसे में इतनी बड़ी पार्टी, पूरे देश की पार्टी, सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी, जिसके पास खर्च करने के लिए पैसे ना हों, वह चुनाव कैसे लड़ सकती है और कैसे जीत सकती है, इसकी कल्पना शायद ही किसी दूसरे ग्रह के लोग कर सकते हों। कम से कम भारत में यह संभव नहीं है। तो चुनाव जैसे भी होंगे, चुनाव की हवा जनता की
जनता का समर्थन किसी पार्टी के पक्ष में भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, चाहे विपक्षी पार्टियां इसमें कितना भी जोर लगा दें। और जोर लगाएंगी किस बात पर? अरविंद केजरीवाल अंदर हो गए, जेल में हो गए, उनको जमानत अब शायद ही मिले सुप्रीम कोर्ट में। हालांकि वो गए हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट से एक उम्मीद है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट शायद कोई पहल करे, लेकिन लगता नहीं कि बेचारे एक चंद्रचूड़ जी इतने बड़े षड्यंत्र के समक्ष पर्याप्त शक्ति पुंज साबित होंगे। कोशिश कर रहे हैं वो, लेकिन जनता का समर्थन नहीं है। जनता पहले कांग्रेस का समर्थन करती रही, उसके बाद अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल, बाबा रामदेव के झांसे में आकर भारतीय जनता पार्टी को ले आई। तो जनता तो भेड़ चाल की तरह प्रचारित माध्यमों द्वारा सूचनाओं के अनुसार अपना मन बनाती है, और प्रचारित माध्यमों में इस समय भारतीय जनता पार्टी का ही बोलबाला है। और यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रचार तो आक्रामक है ही, और चुनाव प्रचार से उसको कोई लाभ मिले ना मिले, उसके पास ईवीएम रूपी जादू की छड़ी है। चुनाव जीतने के बाद जनता विद्रोह ना करे, इसके लिए प्रचार किया जाता है। चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रचार नहीं करती। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का मैं घोर विरोध करता हूं, निंदा करता हूं। सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध करता हूं कि इस विषय पर उचित कार्रवाई करें। लेकिन वर्तमान समय के लोगों के लिए भी कम से कम आपातकाल क्या होता है, यह समझने की, देखने की, अनुभव करने की स्थिति आज उत्पन्न हो गई है। आज की जनता भी लोकतंत्र को कैसे कुचला जाता है, इस पर अध्ययन करने के लिए यह कालखंड, अमृत कालखंड लोगों के समक्ष उपस्थित रहेगा। एक अनुभव हो रहा है नई पीढ़ी को, जिसने आपातकाल नहीं देखा कि आपातकाल कैसा होता है। तो एक आपातकाल विशेष परिस्थितियों में ऐसा भी होता है जैसा इस समय चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया के ऊपर लगाम लगाने के लिए एक गाइडलाइन की गई थी, लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया। धन्यवाद सुप्रीम कोर्ट कि आप लोग कुछ काम तो कर रहे हैं जो जनता को विश्वास दिला रहा है कि लोकतंत्र को ख़त्म करने की कोशिशें तो हो रही हैं, लेकिन पूर्ण रूप से इसको ख़त्म करना इतना आसान भी नहीं है। तो केजरीवाल जी का गिरफ्तार होना, सोरेन जी का गिरफ्तार होना, और जो गिरफ्तार नहीं होंगे उनका भारतीय जनता पार्टी में विलय होना, यह सब लोकतंत्र की हत्या के समान ही देखे जाने चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इनको समझने में गलती कर रहा है तो उसका कारण है प्रचार का माध्यम। नॉर्मल सामान्य टीवी मीडिया तो भारतीय जनता पार्टी के गुणगान गाती ही रहती है, और वो गाएगी भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और मोदी के, चाणक्य के ही ये सारे चैनल हैं। इनसे किसी और प्रकार की अपेक्षा करना गलत है। जनता को जागरूक होने में अभी बहुत समय लगेगा। अगले चुनाव का रिजल्ट आप लोग पूर्व घोषित मानकर चलें कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ चुकी है, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं, और
अनेकों निर्णय लिए जाने बाकी हैं, ऐसे निर्णय जिससे जनता को अपार कष्ट होगा। क्योंकि मोदी के चाणक्य जो अजीत डोभाल जी हैं, उनको जनता से कोई सहानुभूति नहीं, वो जनता को दोषी मानते हैं, जनता को दुश्मन मानते हैं। अजीत डोभाल जी, मैं ये बात ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, अजीत डोभाल जी के मुख से ये शब्द निकले हुए हैं कि देश में जब अंग्रेज़ों का राज्य था तो अंग्रेज़ों की सेना में भर्ती होने वाले भी भारतीय ही थे, तो वो उन भारतीयों को दुश्मन मानते हैं, जबकि वो आजीविका के लिए, नौकरी करने के लिए हर समय कालखंड में ऐसा होता रहा है कि जो राजा होता है उस सामान्य प्रजा को अपने यहाँ नौकरी पर रखता है, अपनी सेना में रखता है और लोग करते हैं। लेकिन उनको स्वतंत्रता के बाद भी जनता को ही दुश्मन समझ लिया जाए, ऐसा अजीत डोभाल जी मानते हैं और वही इस समय सत्ता के केंद्र हैं। मोदी जी मोहरे हैं, चेहरे हैं, इसीलिए चेहरे और मोहरे की राजनीति को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि लोग मोदी के चेहरे के पीछे के छुपे चेहरे को पहचान ना पाएं और वह अपना कार्य भली प्रकार करता रहे। बहुत गंभीर परिस्थितियां हैं राजनीतिक स्तर पर, और राजनीति स्तर पर जब गंभीर समस्याएं होती हैं तो सामाजिक रूप से गंभीर परिस्थितियां उत्पन्न होने में समय नहीं लगता। व्यावसायिक रूप से परिस्थितियां असामान्य होने में समय नहीं लगता, आर्थिक रूप से असामान्य परिस्थितियों को आते देर नहीं लगती। ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई कड़ियां हैं और इन पर लोगों का ध्यान अभी जाना बाकी है, अभी जा भी नहीं पाएगा, क्योंकि इस संबंध में जो विचार प्रस्तुत किए जाने चाहिए वह विचार अभी प्रस्तुत नहीं किए जा रहे हैं। अभी तो मोदी जी के चाणक्य के रूप में अजीत डोभाल को लोग पहचान ही नहीं पाए, तो उनका तोड़ क्या निकालेंगे। जब तक अजीत डोभाल जी हैं तब तक यही परिस्थिति उत्पन्न होती रहेगी। केंद्र की सत्ता में भारतीय जनता पार्टी और मोदी के रहने तक मोदी जी प्रधानमंत्री बने रहेंगे। यदि अजीत डोभाल जी को चाणक्य के रूप में जनता ने नहीं पहचाना और अजीत डोभाल की मनोस्थिति को लोगों ने नहीं जाना। अजीत डोभाल जी बहुत ही निर्दयी व्यक्ति हैं, उनके अंदर दया नाम की कोई चीज़ बची नहीं है या थी ही नहीं। वह देश की जनता को दुश्मन मानते हैं और इसी दृष्टिकोण से सारे नियम लागू करते हैं। उनको जनता से कोई प्रेम नहीं है, जनता के सुख दुख से उनका कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए जितने भी नियम कानून बनाए जाते हैं। एक और अजीत डोभाल जी का सिद्धांत आपको बता दूं कि अजीत डोभाल जी का एक सिद्धांत है कि यदि शक्ति और न्याय में से किसी एक को चुनना हो तो शक्ति को अजीत डोभाल जी चुनेंगे। ये भी अजीत डोभाल जी के शब्द हैं, मैं केवल उनके शब्दों को आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। यानी कि न्याय मोदी सरकार में गौण है और इसी परिभाषा में, इसी विचार में यदि आप लोग चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए दिशा निर्देश को देखें तो सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देश न्यायपूर्ण था कि एक प्रधानमंत्री, एक विपक्ष का नेता और एक सुप्रीम कोर्ट का जज चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेगा। लेकिन क्योंकि इसमें न्याय था, शक्ति मोदी जी के पास पहुंचने की संभावना बिल्कुल नहीं थी, तो इस निर्णय को बदल दिया गया। इस निर्णय को बदलकर मोदी जी विपक्ष का नेता
और मोदी जी की कैबिनेट का एक मंत्री जो प्रधानमंत्री जी ही नॉमिनेट करेंगे, प्रस्तावित करेंगे, वह रहेगा। तो इसमें प्रधानमंत्री जी ही एक प्रकार से चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करेंगे। तो अजीत डोभाल जी का जो दूसरा ध्येय वाक्य है कि न्याय और शक्ति में, पावर में यदि किसी का चुनाव करना पड़े तो शक्ति को वो चुनेंगे, न्याय को नहीं चुनेंगे। और यही इस निर्णय में सिद्ध होता हुआ दिखाई पड़ा। और इसी प्रकार के और भी सारे निर्णय लिए गए हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड की लिस्ट आ गई है। इलेक्टोरल बॉन्ड के नंबर के अनुसार बहुत से राज्य खुलेंगे। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है कि भारतीय जनता पार्टी को ही सारे बॉन्ड, पहले अधिकांश बॉन्ड मिले हैं और उनमें से कुछ बॉन्ड अनेक राजनीतिक पार्टियों को पहुंचाए गए ताकि उन्हें भी इस षड्यंत्र में बराबर का भागीदार बनाया जा सके और उन पर आरोप भी मंडित किए जा सके कि इस व्यक्ति से यदि मैंने चंदा लिया है और वह गलत है तो आपने भी चंदा लिया है। जबकि कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी द्वारा ही यह इलेक्टोरल बॉन्ड पहुंचाए गए और उनके साथ में अपने कुछ सदस्य भी पहुंचाए गए जो कांग्रेस में सम्मिलित हो गए और बाद में उन्होंने विधायकों से बातचीत करके उनको तोड़ा, सांसदों को तोड़ा। तो इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, होती रहेंगी। आप लोग लोकतंत्र की हत्या के प्रयासों को देखते रहिए, समझते रहिए, अनुभव करते रहिए और भविष्य की पीढ़ी को साझा करने के लिए अपने अनुभवों को तैयार रहिए कि लोकतंत्र की हत्या कैसे की जा सकती है, कैसे की जाती थी। अमृतकाल शब्द का मतलब ही लोकतंत्र की हत्या है। केजरीवाल जी का अब चुनाव तक छूटना मुझे संभव नहीं लगता। यदि सुप्रीम कोर्ट इस संबंध में किसी प्रकार की राहत अरविंद केजरीवाल को देता है तो उसका निर्णय स्वागत योग्य होगा। हम सभी लोग बधाई देंगे और जैसा है वैसा तो है ही। चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगली वीडियो में आपको कुछ ऐसी ही रोचक बातें और भी बताऊंगा। यदि आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, आपका बहुत बहुत एहसान रहेगा। हमारी वीडियो अन्य लोगों तक पहुंच पाएगी। लाइक कर दीजिए और यदि आप हमारी किसी बात से असहमत हों तो कमेंट करके अपनी असहमति भी अवश्य ही प्रकट करें। इसमें किसी प्रकार का संकोच ना करें। अगली वीडियो तक के लिए सभी ज्ञानी बंधुओं को जय हिंद, जय भारत।